नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव का खास कर कार्यक्रम महले पे दहला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ फोन लाइन पे बाबा होंगे और इस कार्यक्रम में हम बिहार के राजनीति में अगले 24 घंटे में होने वाली घटनाओं के लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बाबा आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सरेश। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि तेजस्वी यादव बीते दिनों मोदी के भक्त हो गए हैं, मोदी जी की महिमा मंडल करते आते हैं। इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद कहा है। धन्यवाद तो तेजस्वी यादव ने किया है, लेकिन एनडीए के घटक दल चिराग पासवान, नीतीश कुमार, मांझी और कुशवाहा भारी टेंशन में है। इस पत्र के पीछे क्या खेल है बाबा, हम इसी को समझना चाहते हैं आपसे। देखिए शैलेश से, जब आपके घर में कोई शादी या फंक्शन कोई होता है तो उसमें आप अपने शुभचिंतकों को बुलाते हैं, अपने करीबियों को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। लेकिन अगर उसमें आपका कोई विरोधी आ जाए जिससे अक्सर आपकी झगड़ा लड़ाई होती हो, तो निश्चित रूप से आपको टेंशन होगा। आपको लगेगा कि अरे क्या करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा पूरा खेल बिगाड़ देगा, या फिर ऐसा तो नहीं कि हम लोग का भाव नहीं दिया जाएगा और ये दुश्मन था दोस्त बन जाएगा तो इसका भाव दिया जाएगा। ये हमारा जनरल परसेप्शन है जो हम आम जीवन के में देखते रहते हैं। निश्चित रूप से जब से जातीय जनगणना की बयार चली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा, कहा जाए तो, ट्विस्ट किया है, उस ट्विस्ट के बाद से बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। और आपको ये पता होगा कि इस जातीय जनगणना का सबसे पहला असर अगर कहीं पड़ना है तो वो बिहार में पड़ना है, क्योंकि चुनाव बिहार में होने वाले हैं इस साल। कई ऐसी बातें हैं जिसका असर बिहार के चुनाव पर पड़ना है। इससे पहले ये चर्चा आपने सुनी जरूर होगी कि वक्फ बोर्ड बिल का असर बिहार पर पड़ेगा। ओवैसी का बिहार में एंट्री, 2 दिवसीय कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को लेकर के उसका तेजस्वी यादव पर हमला करना और तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करना, ये कहीं ना कहीं कई बातों को जन्म देती है। तेजस्वी यादव ने इस ओपन लेटर में लिखा है कि द डिसीजन टू कंडक्ट द कास्ट सेंसस कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट इन आवर नेशन जर्नी टुवर्ड्स इक्वलिटी। माने उन्होंने सीधे तौर पे इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की है या इसका श्रेय लेने की कोशिश की है कि ये जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने किया है उसमें पूरी तरह से हमारे द्वारा किए गए प्रयास और हमारे द्वारा जो बार बार ये किया कहा जा रहा था कि जातीय जनगणना कराइए, हम डेलीगेट लेकर के गए थे। नीतीश कुमार को हमने मजबूर किया था कि आप चलिए और प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना कराने के लिए कहिए। इन सारी बातों का कहीं ना कहीं इस चिट्ठी में उन्होंने चर्चा किया है और इसे राष्ट्रीय एकता और आम लोगों के सम्मान से जोड़ के देखा है। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना का फैसला किया गया है और 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने इस फैसले को लिया है। इसके बाद लगातार सभी दलों के नेता इसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि 24 घंटा इंतजार करने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस जातीय जनगणना का श्रेय लेने की कोशिश की। यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड ने लिखा भी कि नीतीश ने शुरुआत की, देश ने उसे माना। और इसके साथ साथ एक पोस्टर भी लगाया गया था, जिस पोस्टर को जदयू कार्यालय के बाहर लगाया गया था। अब ऐसे में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसका श्रेय उसी दिन से ले रहे हैं। आपको पता होगा कि सबसे पहला अगर इसके अनाउंसमेंट के बाद किसी ने जश्न मनाया और किसी ने इस पर इसका श्रेय लेने का प्रयास किया तो वो थे तेजस्वी यादव। आपको याद होगा कि उनके यहाँ पत्रकारों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, पत्रकार उनके यहाँ बैठे हुए थे, उनके लिए भोज का आयोजन किया गया था और इसी बीच में ये खबर आ गई। अचानक से उन्होंने बैठ करके इसी बीच में एक मीटिंग कर ली अपने कोर टीम के साथ और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया। इसके साथ साथ मिठाई बटी, पटाखे छोड़े गए और अब वो जब ये कह रहे हैं कि द मिलियंस हु हैव स्ट्रगल्ड फॉर दिस सेंसस अवेटेड नॉट जस्ट डाटा बट डिग्निटी, यानी कि सीधे तौर पे वो ये बात कह रहे हैं कि ये लोगों के सम्मान से जुड़ा हुआ है, उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है, उनके अस्मिता से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र को साझा किया है। इसके बाद ही लिखा कि जातीय जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है।
इस जनगणना जी, के जी। लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सम्मान, सिर्फ गणना नहीं बल्कि जी, सशक्तिकरण जी। की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप समझ जी, सकते हैं जी। कि बिहार जहाँ के चुनाव होने वाले हैं, और आप ये भी बात अच्छी तरह से जानते हैं शैलेश, पूरे बिहार जी, के जी। लोगों को पता है, दुनिया के लोगों को पता है कि बिहार में आप चुनाव चाहे जितना भी लड़ लें, लेकिन जातीय समूह को आप अलग नहीं कर सकते, चुनाव से जातियों को अलग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, 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 लोकतांत्रिक बिल्कुल। प्रक्रिया का बिहार में ये हिस्सा हो गया है, और यहाँ से नहीं निकल तो बाबा, करके ये यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि लगातार मोदी को या बीजेपी के फैसले को धन्यवाद देना, क्या ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक चूक है कि वो प्रधानमंत्री की, मोदी की इस योजना को समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से? सीधी तौर पे आप समझिए कि तेजस्वी यादव को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर इस चुनाव में भी नीतीश वर्सेस तेजस्वी होगा तो नीतीश कुमार भले ही बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा भारी पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, उनके पास चिराग का दलित कार्ड है, जीतन राम मांझी का दलित कार्ड है, और यहाँ तक कि चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला जो एंगल है, और खास करके युवाओं को प्रभावित करने वाला एंगल है, वो ज्यादा प्रभावित करेगा उनको, क्योंकि युवा वो भी हैं, युवा ये भी हैं, और दोनों के अगर एक सामने खड़ा कर दें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान क्रेज के मामले में ज्यादा क्रेज अपने तरफ आकर्षित करते हैं। युवाओं का एक बड़ा बिल्कुल। समूह उनको, उनके समर्थन में है, जो वोट भी उनको करता है। तीसरी तरफ कुशवाहा समाज उनके साथ खड़ा है, यानी कि अति पिछड़ा पिछड़ा के साथ साथ सवर्णों की मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव इस एक नए मोमेंट के साथ एक नया मोमेंटम भी देना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर नीतीश वर्सेस तेजस्वी होता है तो तेजस्वी यादव हमेशा कमजोर पड़े हैं, लेकिन तेजस्वी वर्सेस अगर भाजपा होती है तो तेजस्वी यादव बराबर के टक्कर में होंगे, क्योंकि उनके पास भी 20-22% वोट है और तेजस्वी के पास भी करीब 28 से 30% वोट है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव का ये कहीं ना कहीं जातीय जनगणना का बार बार नाम लेना और इसका श्रेय लेने की कोशिश करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज में जी, जी। अपने इस जातीय जनगणना को लेकर के, चूंकि संख्या बल में आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी जाति को देखा जाए तो सबसे ज्यादा 14% से ज्यादा यादव है। तो तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लिखे इस हाल ही में अपनी सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना कराने की घोषणा के बाद उनको कहा है कि ये आशावाद की भावना से लिख रहा हूं। वर्षों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने जाति जनगणना के आह्वान को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया है। आपको याद होगा कि नितिन गडकरी ने कहा था कि जो जाति की करेगा बात उसको कस के मारो लात, ये भी बात आपको याद होगा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये जातीय जनगणना वाला जो कार्ड है ये बिहार की राजनीति में कितना असरकारक होगा, और अगर इस कार्ड को तेजस्वी यादव अपने पक्ष में करने में सफल हो गए और ये बताने में सफल हो गए कि उनके दबाव के कारण ही हुआ है, जैसा कि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी भी ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को इसका फायदा मिलेगा। अब आप इस बात को भी समझिए, हालांकि हम लोगों ने पंचनामा में संपादक नवमी मिश्रा जी के साथ इस पूरे जातीय जनगणना जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद हमने एक बड़ी विश्लेषण किया था कि इसका फायदा और घाटा किसको होगा। तो अब तक जो देखा गया है कि किसी भी कानून के लागू करने का फायदा जो लागू करता है उसको होता है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र को साझा करने के साथ साथ उसकी विशेषता को भी बताया है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि जातीय जनगणना को गैर जरूरी और विभाजनकारी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये फैसला लिया है तो निश्चित रूप से विपक्ष के दबाव में या फिर उसे ऐसा लग रहा हो कि अगर जातीय जनगणना नहीं कराती है तो उसके वोट कम हो जाएंगे, लोग उससे दूर होने लगेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में बिहार की जातीय जनगणना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार जातीय सर्वेक्षण से पता चला कि ओबीसी और ईबीसी हमारे राज्य की आबादी में 63% का हिस्सा है। देश में होने वाली जनगणना में भी ऐसा ही पैटर्न सामने आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव एक तरफ ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, उन्होंने बिहार में हुए जातीय जनगणना को ही सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया था। खैर, इन सारी बातों के बाद तेजस्वी ने कहा है कि आपकी सरकार अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। जातीय जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण होगा। इस दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि जनगणना के डेटा का उपयोग सुधार के लिए किया जाएगा या फिर यह कई पिछले आयोग की रिपोर्ट की तरह धूल भरे अभिलेखागार में सीमित रह जाएगा। यानी कि तेजस्वी यादव ने एक तरफ पत्र लिख करके ये भी कहा है, और आपको याद होगा कि उन्होंने इशारों में एक बात कही है कि धूल भरे अभिलेखों में रह जाएगा।
तो उनका सीधा इशारा मनमोहन सिंह की सरकार पर है, जो 2011 में जनगणना तो कराती है लेकिन उसके डाटा सार्वजनिक नहीं होते हैं। यानी एक तीर से कई शिकार है, और यहीं आकर के जो बिहार की राजनीति है और इस चिट्ठी का महत्व बढ़ जाता है। आप समझिएगा। अच्छा बाबा, यहाँ पे एक और राजनीतिक एंगल निकाला जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस तेजस्वी यादव पर लगातार दबाव बना रही है सीटों को लेके, उसी तरीके से क्या ये तेजस्वी यादव की भी ये चाल है कि कांग्रेस पे दबाव बनाया जाए मोदी जी की तारीफ करके, मोदी जी को धन्यवाद देके? बिल्कुल आपने एकदम सही सवाल पूछा है। अभी मैं वही उसी बात की चर्चा कर रहा था कि एक तरफ बिहार के जातीय जनगणना की बात करिए तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के युवराज जो हैं राहुल गांधी, वो क्या कहते हैं कि इस जातीय जनगणना पर लोगों को भरोसा नहीं है, हम आएंगे तो पूरे देश भर में कराएंगे, बेहतर जनगणना कराएंगे, बिहार वाला ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आपको पता है कि श्रेय लेने की होड़ चल रही है, तीसरी तरफ तेजस्वी यादव पर दबाव बना रही है कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, ये एनडीए के घटक दल जो है, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जिसकी चर्चा आप शुरू में कर रहे थे कि नीतीश हो, चिराग हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, कोई भी अब स्थिर नहीं रह सकता है। सबको इस चिट्ठी के माध्यम से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अस्थिर कर दिया है, क्योंकि इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार, और भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर लेकर के जब तेजस्वी यादव वहां तक पहुंचते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ ले कि अगर सीधी टक्कर होती है तो उसके सत्ता में आने का ज्यादा चांस है। यदि वो तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार को साइड करके या नीतीश कुमार को बैकफुट पर रख करके फ्रंट फुट से अपने सीधे सीधे टक्कर अगर लेती है 2025 के चुनाव में, तो हो सकता है कि उसकी सरकार बनने की संभावना ज्यादा हो। इस बात से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी डर लग रहा है, और डर तो बाकी के लोगों को भी लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ जाए कि इस जातीय जनगणना का फायदा उसको बिहार में मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि जब उसे यह एहसास हो जाता है कि अब वो पावर में है, तो वो पावर का पूरा यूज करना शुरू कर देती है, उसके दम्भ में भी आ जाती है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और बिहार में चुनाव में दो फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, एक ये जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट, और दूसरा वक्फ बोर्ड बिल। अब इन दोनों मुद्दों को देखिएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी भुनाती है। जबकि आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने स्पष्ट इस बात को कहा था, उन्होंने एक डाटा भी दिखाया था कि किस तरह से मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड को लेकर के एकजुट हो रहा था, और इस जातीय जनगणना के अनाउंसमेंट के बाद उस समाज में भी कई खेमेबाजी हो जाएगी, जिसमें एक सवर्ण मुस्लिम होंगे, एक ओबीसी मुस्लिम होंगे, और दूसरे दलित मुस्लिम होंगे। तो इन तीनों का खेमा जब बन जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को आसान होगा इनमें से एक वर्ग को अपने पक्ष में लेकर के आना। अब देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ बोर्ड में किसको घाटा और किसको फायदा हो रहा है। यानी निश्चित रूप से आखिरी सवाल बाबा, एक आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि उसकी टक्कर सीधे तेजस्वी जो नीतीश बल से तेजस्वी ना हो, इसलिए किया जा रहा है? बिल्कुल, ये तो प्रयास भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कर रही है। आपको याद होगा 2020 में नीतीश कुमार जो कमजोर हुए थे, तो उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव राजनीति करने लगी थी। आपको याद होगा कि उसने सुशील मोदी को हटा दिया नीतीश कुमार के रास्ते से, तो वहां से शुरुआत 2020 से भारतीय जनता पार्टी ने यह किया था कि नीतीश कुमार को दबाव बना करके कमजोर किया जाए। लेकिन उसके दोनों मुख्यमंत्री अपने कुर्सी को लेकर के, रेणु देवी या फिर तारकिशोर प्रसाद, तब नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाने में ही लग गए। जबकि आपको याद होगा कि विजय सिन्हा हो, जो कि उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे विधानसभा के, उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ तू मैं हुआ, आपने देखा होगा सम्राट चौधरी लगातार सरकार में रह करके, नीतीश कुमार के साथ रह करके उन्होंने जिस तरह की बातें की, ये सारी बातें समझ में आई। और इसके बाद अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा रास्ता खोज रही है जिससे कि वो बिहार की सत्ता पर काबिज हो सके, अपना मुख्यमंत्री बना सके। तो अगर सामने सामने लड़ाई होती है, नीतीश कुमार को माइनस करके तेजस्वी यादव और वर्सेस भाजपा होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विशेष फायदा मिलने की संभावना ज्यादा लग रही है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, तेजस्वी यादव जितना भी एग्रेसिव हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा वो उन चीजों को एप्रिसिएट भी कर रही है भीतर ही भीतर। तो आपने देखा बाबा ने कैसे इस पत्र का पूरी तरह से एक्सरे किया, और आपको इस पत्र का क्या मतलब है बाबा ने पूरी तरह से विश्लेषण करके आपको समझा दिया। अब देखते हैं कि आने वाले भविष्य की राजनीति में तेजस्वी यादव को क्या फायदा मिलता है। लेकिन जैसा कि बाबा बताते हैं कि जो फैसला जो सरकार लेती है उन्हीं को वो फायदा मिलता है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप भारत लाइव देखते रहिए। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।